Good morning, students. So we were discussing fertilization in mammals. Human was an example. So we have seen maturation and capacitation, and structure of ovum was also over, coitus over. So we'll see the passage of spermatozoa in a female genital tract. So first, I'll tell you over here the spermatozoa. This is this during the coitus it has come to the female vagina. ठीक है, ये वाला female वाला part है. It has come to the female vagina. Since the site of fertilization fallopian tube, spermatozoa has to travel a large distance. अभी क्योंकि fertilization, this is your fallopian tube, this one and this one. So here this fallopian means the sperms, they have to move from here and they have to go to the fallopian tube, and for this they have to travel a lot of distance. Means in a figure maybe you are seeing that it is a very small distance, but you know that the sperms are very small in size, and उनको काफ़ी सारी एनर्जी भी चाहिए होती है टू मूव अप टू दिस पैसेज. तो उनके लिए बिकॉज दे आर सो माइन्यूट दैट वी कैन नॉट इवन सी देम विद द नेकेड आइज, राइट. So for those microscopic sperms, it is a very long distance to travel up to here. They have come from here and they have to reach the fallopian tube. Here the fertilization takes place. Okay. Now the actively motile spermatozoa moves into a female genital tract, usually at a speed ये दी हुई है आपको 100 micrometers per second. Now after introducing into vagina, spermatozoa reach into the sperm tube, uterine tube much sooner than this own motility. अच्छा, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी जितनी अपनी मोटाइलिटी होती है ना, जैसे ही वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आ जाता है स्पर्म, तो उसकी मोटाइलिटी क्या होती है, थोड़ा सा तेज़ हो जाती है. अपने आप ही उसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ा सा तेज़ हो जाती है. And musculature exerts a suckling effect. In the normal acid reaction vagina, spermatozoa cannot survive beyond few hours. अभी देखिए यहाँ पे तो उसकी स्पीड थोड़ी तेज़ हो ही गई है, लेकिन और यहाँ पे जो आपका पूरा यूट्रस है, इसमें भी क्या हो रहा है कि एक सकिंग टाइप का मूवमेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म अंदर चला जाता है और थोड़ा सा उसको स्पीड भी उसकी ज़्यादा हो जाती है. लेकिन इन अ वेजाइना देयर आर सो मेनी एसिड्स आर प्रेजेंट एंड दीज एसिड डज नॉट अलाउ द स्पर्म टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो दे हैव रिटन ओनली फ्यू आवर्स, है ना, फ्यू आवर्स तक ही यहाँ पे जिंदा रहता है स्पर्म. Now most of the spermatozoa die in the vagina and the surviving ones migrate upwards and enter the uterus through the cervix. ज़्यादातर तो क्या होता है कि वेजाइना में ही मर जाते हैं स्पर्म्स, मतलब वो अंदर जा ही नहीं पाते हैं. कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, वेजाइना से पास होके सर्विक्स के थ्रू और तब जाके थोड़ी सी उनको एंट्री आगे जो है वो पहुंच पाते हैं, मतलब. ओके. नाउ द क्रीपिंग अलोंग द एंडोमेट्रियम सरफेस एंड द रिमेनिंग स्पर्मेटोजोआ ट्राई टू रीच द फैलोपियन ट्यूब. In the favorable phase of the menstrual cycle, they survive for 72 hours. Now यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था few hours और यहाँ लिखा है 72 hours. तो see the difference. menstrual cycle के favorable phase में, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेवरेबल फेज होता है 13th 14th डे, जब क्या होता है, एग आपका बिल्कुल रेडी होता है. ठीक है, व्हेन द oocyte इज रेडी इन द फैलोपियन ट्यूब, इट हैज़ कम हियर. तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है स्पर्म के लिए. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो 72 आवर्स तक जिंदा रह सकता है. अदरवाइज ओनली फ्यू आवर्स. अगर स्पर्म पहले आ गया है, मतलब इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो 5th डे आ गया, 6th डे 7th डे, तो वहाँ पे उसका सर्वाइवल मुश्किल है. ठीक है, या फिर वो 14th डे के बाद 15 16 या 21 22nd डे में आया है, तो भी वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगा. ठीक है, 13 14 15th डे में आता है, तो दैट इज़ द फेवरेबल कंडीशन फॉर द स्पर्म. Now only one spermatozoa out of million reaches this, you know, कि आपके बहुत सारे क्या होते हैं, स्पर्म्स जो होते हैं वो अंदर जाते हैं, लेकिन सिर्फ ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए ओनली वन स्पर्म रीचेस. ओके, तो ओवम के अंदर सिर्फ आपका एक स्पर्म जो होता है वो जाता है. Here this you can see corpus luteum. Please see the diagram properly. Corpus luteum which is formed at the in the site where the follicle burst and secrete the hormone that prepare the uterus for the pregnancy. ये देखिए यहाँ पे आपकी साइट है जहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम ने बनना है, अगर बाहर निकल जाता है. ये देखिए ये oocyte यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो oocyte यहाँ पे ओवल्यूशन हो गया है, मतलब. ठीक है, और ओवल्यूशन से अगर आपको याद होगा oogenesis, तो अभी यहाँ पे सिर्फ पहली बार मियोसिस हुआ है.
ठीक है, पहली बार मियोसिस होने के बाद आपका oocyte जो है ये निकल गया है, एक पोलर बॉडी निकल गई है, उसको साथ लेके ये यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। नाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हियर, ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है, पार्ट टेकन बाय स्पर्म। तो यहाँ से जो आपका एग है वो तो यहाँ पहुँच रहा है और स्पर्म यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है ना, तो यहाँ पर कहीं जो है आपका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। नाउ दिस इज़ द सर्विक्स, यू कैन सी, ये यूट्रिन लाइनिंग है, ये यूट्रस की लाइनिंग है, ये आपकी ओवरी है। तो दिस आई होप यू हैव गॉन थ्रू in the previous pages of the chapter. So this is the diagram, whole diagram I think you know. Now ये देखिए, इसके बाद आपका पैसेज जो है ये स्पर्मेटोजोआ जेनाइटल फीमेल जेनाइटल ट्रैक में कहाँ जा रहा है, दिस वाज दिस, ओके। नाउ द ओवम स्पर्मेटोजोआ इंटरेक्शन इन अ फेलोपियन ट्यूब, the ovum at a secondary oocyte stage extrudes from the ovary and trickles down the fallopian tube being encircled by the follicle cells. follicle cells कौन से थे, ये वाले है ना, इनको कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ये जो ये वाला ये सब था ना, तो इस वाले स्ट्रक्चर में अभी आपका यहाँ से ये निकल गया है, ये देखो ये जो निकल रहा है ना वो साइड, तो ये आपका फेलोपियन ट्यूब से निकल के दिस हैज़ गॉन इन दिस टाइप ऑफ स्टेज, ठीक है। ये एक पोलर बॉडी है, सिर्फ एक ही बार मियोसिस हुआ है और इस टाइप के, तो इसके चारों तरफ ये वाले सेल्स जो हैं फॉलिकुलर सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं और इसी स्टेज में ये यहाँ से ओवरी से निकल गया है और फेलोपियन ट्यूब में चला गया है। नाउ द फॉलिकल सेल्स आर ग्लूड टुगेदर, ये फॉलिकल सेल्स जो होते हैं ना, ये वाले फॉलिकल सेल्स ये इसके साथ ही चिपके हुए हैं बाई म्यूकोपॉलीसेकेराइड कॉल्ड हाई एलुरोनिक एसिड, है ना। तो ये हाई एलुरोनिक एसिड जो होता है उससे ये जो मतलब ये एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, तो इसकी वजह से क्या होते हैं, ये सेल्स इसके साथ चिपके हुए होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज योर फर्टिलाइजेशन ऑफ अ ओवम अकर्स इन अ ampullary isthmic junction in a fallopian tube. Now see this is you can see this is isthmus, this is ampulla. तो मतलब ये जो इतना एरिया होता है ना, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ओके। Now on reaching the fallopian tube, spermatozoa undergo some changes which are collectively known as sperm capacitation. This again you have read here, ये आपका capacitation आपने पढ़ा था यहाँ पे। तो कैपेसिटेशन का मतलब होता है कि जब आपका स्पर्म जो होता है ना वो बिल्कुल एग के पास पहुंच जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं और वो अपनी एक्टिविटी को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देता है, तो उस एक्टिविटी के तेज़ होने को ही कैपेसिटेशन कहते हैं। व्हेन इट इज़ इनसाइड द फीमेल ट्रैक और वो एग के काफ़ी नज़दीक होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि स्पर्म की एक्टिविटी थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। Now here are the diagrams. I'll see the text first, then I'll describe the diagrams, ठीक है। तो ये आपका कैपेसिटेशन होता है। Then the phenomena of a sperm capacitation exhibit two important features. ये देखिए दो important features हैं। पहला है entry of number of calcium ions provided by the viscous fluid of the gland of a fallopian tube increases the motility of a sperm tail. इसमें क्या होता है कि जो viscous liquid होता है ना fallopian tube में, इसमें काफ़ी सारे कैल्शियम आयंस होते हैं। जो आपका फेलोपियन ट्यूब है उसमें क्या होंगे, काफ़ी सारे कैल्शियम आयंस होते हैं और वो एक विस्कस मीडियम प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, फॉर द स्पर्म एंड इट्स मोटाइलिटी, ये जिससे कि स्पर्म की टेल जो है वो काफ़ी तेज़ जो है लैशिंग मूवमेंट के साथ आगे मूव करती रहे। बाय विच अ जेनाइटल मूवमेंट ऑफ gentle movement of a tail of a sperm चेंजेस इनटू whip लाइक मूवमेंट। इसको whip लाइक मूवमेंट मतलब लैशिंग मूवमेंट है ना, कि बहुत तेज़ तेज़ जो होती है स्पर्म की टेल मूव करने लगती है। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये है कि आपकी फेलोपियन ट्यूब में बहुत सारे कैल्शियम आयंस हैं जो कि क्या करते हैं, स्पर्म को मोटाइलिटी और उसका whip लाइक मूवमेंट जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं। दूसरा होता है कि एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो होती है वो लॉस्ट, इट इज़ लॉस्ट एंड सो मेनी एंजाइम्स आर रिलीज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम इन द हेड रीजन ऑफ अ स्पर्म आर एक्सपोज्ड with the loss of a acrosomal membrane. The sperm releases an enzyme that is hyaluronidase. ये आपका स्पर्म ल्यूसिन है ना। तो hyaluronidase जो है ये एक एंजाइम है जो क्या करेगा, जब एक्रोसोम निकलता है उसका स्पर्म का तो मतलब फट जाता है, तो वहाँ से ये एंजाइम निकलता है और ये हेल्प करता है एग के जो लेयर्स हैं बाहर की उसको भी ब्रेक डाउन करने में। वो ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा, स्पर्म जो है वो इजीली अंदर चला जाएगा, ओके। दिस हेल्प्स द रिमूवल ऑफ अ फॉलिकल सेल्स। फॉलिकल सेल्स जो उसके चारों तरफ लगे हुए थे ना उस साइड के, उनको ये रिमूव कर देता है एंड हेल्प टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ अ स्पर्म इनटू द sperm. Now hyaluronidase also dissolves the zonar
पिलिसीडा एट द एंट्री पॉइंट, ये इसको भी डिजॉल्व कर देता है इस लेयर को जो बाहर उस साइड के बाहर होती है. नाउ कंपैटिबिलिटी ऑफ अ स्पर्म इज चेक. नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि ये आपका जो एंट्री ऑफ अ स्पर्म ओनली आफ्टर द कंपैटिबिलिटी इज चेक्ड. मतलब कंपैटिबिलिटी मतलब कि अगर आप जो स्पर्म है वो कंपेटेबल है, मतलब वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि मैच करता है या कंफर्टेबल है विद दैट एग, तभी क्या होता है कि इट पेनिट्रेट्स इनसाइड द एग. ओके. नाउ एज सून एज द फर्स्ट स्पर्म एंटर्स, जैसे ही पहला स्पर्म एंटर करता है इन द ओप्लाज्म, जोना पिलिसीडा चेंजेस केमिकली एंड बिकम्स इम्परमिएबल. तो जोना पिलिसीडा क्या था कि उसका बाहर की जो लेयर थी उस साइड की वो एकदम से चेंज हो जाती है और वो क्या करती है, बाकी सारे स्पर्म्स को अंदर नहीं आने देती है. तो दिस इज कॉल्ड जोना रिएक्शन और कॉर्टिकल रिएक्शन. ठीक है, क्योंकि ये जोना पिलिसीडा में हो रहा है तो इसलिए वो बाकी को अंदर नहीं आने देती, इसको जोन रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, बाकी स्पर्म्स नहीं आते हैं. Hence monospermy. Monospermy मतलब entry of only one sperm is maintained. This entry of a sperm activates the ovum and now completes its second. अभी देखिए, अभी आपका अंदर चला गया ना जैसे स्पर्म, तो स्पर्म जैसे ही उसका पार्ट अंदर चला जाता है हेड वाला पोर्शन, तो उसके बाद सेकेंड मियोसिस जो बचा हुआ है अभी भी किसमें, ऊ साइड में अभी भी बचा हुआ, वो अब क्या होता है, अब कंप्लीट होता है. नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी इज एक्सट्रूडेड एंड द मैच्योर्ड ओवम इज फॉर्म्ड. अभी अब सेकेंड पोलर बॉडी निकलेगी. अभी तक वो सिर्फ एक डिविजन मियोसिस करके और आ गया था फेलोपियन ट्यूब में ऊ साइड, है ना. तो अब वो क्या कर रहा है कि जब स्पर्म का हेड उसके अंदर आ गया है तो अब वो सेकेंड मियोसिस करता है और इसके बाद एक और पोलर बॉडी जो होती है वो रिलीज होती है. ओके. Now the chromatin of ovum forms the female pronucleus haploid. तो ये जो आपका क्रोमेटिन होते हैं इसमें ओवम में, तो ये क्या करते हैं, फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनाते हैं. ये हैप्लॉइड है और फिर से स्पर्म का भी हैप्लॉइड है. तो ये स्पर्म का सिर्फ हेड वाला पोर्शन जो होता है ना, जो आगे का शुरू वाला, दैट ओनली इज प्रेजेंट इनसाइड द मीन्स दिस ऊ साइड, है ना. बाकी जो मिडिल पीस है, टेल हेयर, बिकम्स द मेल प्रोन्यूक्लियस इन फिगर दिस. ओके. ये आपका बहुत इवेंचुअली, अच्छा ये देखिए आप, ये वाला डायग्राम देखिए, है ना. नाउ दिस इज द सेकेंडरी oocyte. अभी आपका नॉर्मल है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है. ठीक है, ये स्पिनल फाइबर्स हैं. और यहाँ देखिए जैसे ही आपका एक स्पर्म जो है ये अंदर आ जाता है तो मियोसिस होता है, सेकेंड पोलर बॉडी आ गई एंड एग इज फर्टिलाइज बाय द स्पर्म, है ना. ये पूरा बन गया है. अब ये देखिए फीमेल प्रोन्यूक्लियस और ये मेल प्रोन्यूक्लियस जो है ना, सिर्फ इसका ये वाला पार्ट जो होता है ये अंदर जाता है और इससे क्या होता है कि ये दो प्रोन्यूक्लियस जो बन जाते हैं, इसके ये दोनों हैप्लॉइड हैं. ठीक है, ये आपका मेल है, ये फीमेल है, दोनों हैप्लॉइड हैं. ये दोनों अब क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और तब ये डिप्लॉइड बनाएंगे. और डिप्लॉइड बनने से क्या होगा कि आपका जो नंबर है क्रोमोसोम्स का ह्यूमंस में 46, वो वापस रीस्टोर हो जाएगा. ठीक है. सो दिस जाइगोट इज फॉर्म्ड और ये जो आपका ह्यूमन सेल इज रीस्टोर्ड थ्रू द इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम, है ना. तो 46 क्रोमोसोम का जो नंबर है वो आपका रीस्टोर हो जाता है दोनों के मिलने से. नाउ फर्टिलाइजेशन इज अ क्रूशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इंक्लूड्स द ऑर्डरली इस सीरीज ऑफ अ फिजियोकेमिकल. अभी देखिए अब आपका एग से एम्ब्रियो बन रहा है, तो कैसे कैसे इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं. दिस विल सी इन दिस क्लीवेज एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बहुत सारे चेंजेस हैं. तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस. मीनवाइल प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट. ओके, थैंक यू.